हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की। हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर फायदा पहुंचा रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है चैप्टर वाइज एमसीक्यू की, जिसमें अभी हम आपको सेकंड पेपर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू दोस्तों करवा रहे हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम दोस्तों करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सुपर एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज। सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा प्लस दोस्तों प्रोबेबिलिटी भी रहने वाला है। दो महत्वपूर्ण इसमें चैप्टर दोस्तों रहने वाले हैं। अब आपका जो सेकंड पेपर है दोस्तों, उसमें 8 चैप्टर हैं और 150 मार्क्स का दोस्तों टोटल मिला के सेकेंड पेपर दोस्तों रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 18 से ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों बैठते हैं। बट कुछ चैप्टर दोस्तों छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बड़ा चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पर 20 से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आने की संभावना रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, द रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे 4, 5, 6। बीच में हमेशा क्या आता है, मीन डेविएशन आता है, क्योंकि मिडिल में है। यहाँ दोस्तों आएगा आपका क्वार्टाइल डिवीजन एंड यहाँ आता है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन के या रिलेशन को दोस्तों इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको निकालना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड नॉर्मल डिवीजन, मतलब कि मीन डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर मतलब कि 4 इंटू जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 5 इंटू मीन डिवीजन के बराबर होता है। यानी कि इस तरह से जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन को दोस्तों अगर मैं सिग्मा से प्रेजेंट करूं तो 5 इंटू एम डी, सो एम डी बराबर होता है 4/5 सिग्मा। ओके, सो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि जो मीन डेविएशन है जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन से लेस होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मीन डेविएशन क्या होता है, जनरली लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कितना होता है। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर दोस्तों मैं वेरिएंस की बात करूं, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोस्तों होता है NPQ। इसको ध्यान रखेंगे, NPQ। N क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, सो अगर आप कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे P प्लस Q की पावर N है, तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो वेरिएंस होता है दोस्तों क्या होता है, NPQ के बराबर होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके मीन की, तो मीन कितना होता है दोस्तों, NP होता है। यानी कि आपका N टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड P का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वहीं अगर दोस्तों हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x होता है। तो अंडर रूट ऑफ दोस्तों वेरिएंस ऑफ x कितना हो जाएगा, NPQ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ 15 एम्प्लॉयज इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि जो डेटा है दोस्तों ये आपके 15 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस को दोस्तों दिखाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो आपको दोस्तों इसका रेंज निकालना है। ठीक है, मतलब कि कोई 15 एम्प्लॉय हैं, किसी एम्प्लॉय ने 5 साल किया, किसी ने 9 साल, किसी ने 7 साल, किसी ने 6 साल किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज दोस्तों क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन दोस्तों क्या दिखाई देगा, विच इज 25। क्लियरली यू कैन सी दैट कि 25 दोस्तों इसमें क्या है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है। वहीं दोस्तों बात करेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन दोस्तों क्या है, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन दोस्तों यहाँ पर कितना है, 4 है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो रेंज दोस्तों कितनी हो जाएगी, 21। ओके, सो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। आप इस तरह से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं, बड़ा आसान। इसका दोस्तों नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से कौन सा बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। देखिए दोस्तों जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं
जो कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन को बेस्ट बनाते हैं, यानी कि एक तरह से सारे जो क्राइटेरिया जो कि यूल्स के द्वारा दोस्तों दिए गए थे, उन सभी को दोस्तों ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों क्या होता है कि वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन दोस्तों होता है। रेंज की दोस्तों बात करें तो ये सबसे आसान तो है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। रेंज में आपने देखा दोस्तों कि हमने सारे डेटा को इग्नोर कर दिया, केवल हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पर ही हमारा फोकस है, ठीक है। मीन डेविएशन की दोस्तों कमी क्या है कि सबसे पहले वो आपका इसका फॉर्मूला होता है 1/n समेशन i xi माइनस m का मॉड। बेसिकली अब m का डिपेंड करता है कि ये मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, ठीक है। और जो भी है दोस्तों इसमें क्या लिया जाता है, मॉड लिया जाता है, जो कि एक तरह से जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके साइन को इग्नोर करना, ओके। तो यहाँ से भी दोस्तों जो मीन डेविएशन है टोटली रिलायबल नहीं हो जाता है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों क्या है, पूरी तरह से रिलायबल है दोस्तों, और बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड इसमें दोस्तों जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट है। बाकी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है दोस्तों, ये तो एक तरह से दो सीरीज है, उनके बीच में वेरिएशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो अगेन इट इज़ नॉट अ बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन माना जाता है। जैसे कि जो मीन है वो सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना जाता है, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, n इंटू पी के बराबर होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन, मीडियन, मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आपका स्लाइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन, मीडियन, मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपका प्रॉपरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में तो दोस्तों क्या होता है कि जो मीन है, मीडियन है और मोड है वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो स्लाइटली दोस्तों क्या हो जाए, स्क्यूड हो जाए, चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो या फिर आपका नेगेटिवली स्क्यूड हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोस्तों ये हाईएस्ट पीक वाला मोड हो जाएगा, बीच में हो जाएगा मीडियन एंड यहाँ पर हो जाएगा मीन, ओके। सो ये किसके लिए है दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए है, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए यहाँ पर दोस्तों मोड होगा, यहाँ पर दोस्तों मीडियन होगा और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पर क्या है, मीन दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा है, फिर मीडियन है और सबसे छोटा क्या होता है, मोड होता है, क्योंकि राइट साइड को जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, मोड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन आएगा एंड देन मीन आएगा, ओके। अब यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस है वो मीन और मोड के डिफरेंस से कम है, ठीक है। क्योंकि मीन और मोड का जो डिफरेंस क्लियरली आप देख सकते हैं वो थ्राइस है मीन और मीडियन के डिफरेंस से। सो ये दोस्तों आप फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो मीन और मोड का डिफरेंस क्या होता है, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मीन और मोड का जो डिफरेंस है वो मीन और मीडियन के डिफरेंस से बड़ा है, तो ये क्या होता है, 3 टाइम होता है। इस तरह से दोस्तों आप इंपीरिकल रिलेशन को याद कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है, मोड बराबर आता है थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो आप इस तरह से भी दोस्तों इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। देखिए, जब भी दोस्तों आपके पास डेटा आता है देन आप क्या करते हैं, उस डेटा को अनग्रुप्ड या ग्रुप डेटा में बदलते हैं, ठीक है। अनग्रुप डेटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपके पास जैसे डेटा है वो रॉ पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप जब उसकी ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग में दोस्तों एक होता है क्लासिफिकेशन यानी कि उनको क्लास में रख देना, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ओके। तो दीज आर द क्लासेस, ओके। तो इस क्लासेस में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, इसको दोस्तों हम क्लास साइज बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो क्लास का साइज कितना है, 10 का है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि भाई 5 का साइज हो, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, ओके। सो दिस डिफरेंस इज नोन एज अ क्लास साइज, इसको हम क्लास साइज दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, जो बेसिकली इसके सामने आपका जो डेटा है वो 0 से लेके 10 के बीच में कितने, जैसे मान लेते हैं हमने गणित का मान लेते हैं टेस्ट लिया और हमने देखा कि भैया वो जो टेस्ट था वो आपका 50 मार्क्स का था, तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0 से लेके 10 के बीच में स्कोर किया, 10 से लेके 20 में,
20 से लेके 30 से, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। तो यहाँ पर जो हम स्कोर लिखेंगे या बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे तो दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है दोस्तों, लेस देन चलता है, यानी कि जैसे मैं बोलूंगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 10, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 20, तो इसमें क्या होगा कि जो 10 वाले भी हैं वो भी 0 से लेके 10 वाले भी हैं, और 10 से लेके 20 वाले 20 में आ जाएंगे। फिर आ जाएगा लेस देन 30, तो लेस देन 30 में पूरे 30 से लेके 0 तक के स्टूडेंट आ जाएंगे। फिर आ जाएगा लेस देन 40 एंड लेस देन 50, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि इसमें 0 से लेके 10 तक के स्टूडेंट है, इसमें 0 से लेके 20 तक के हैं, फिर इसमें 30 तक के हैं, 0 से लेके 40 एंड 0 से लेके 50। तो इस तरह से इसमें जो आपके टोटल स्टूडेंट है उनकी गणना हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मिड पॉइंट की बात करें तो इसका मिडिल पॉइंट, जैसे 0 और 10 के मिडिल पॉइंट कितना है, 5 है। 10 और 20 के बीच का मिडिल पॉइंट कितना है, 15 है। ओके, सो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 बराबर a है, इज अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ a। देखिए आपके कोर्स में दोस्तों आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वी नो दैट कि जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जनरली पहले उसका आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दोस्तों पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x है तो वो होता है e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x बट्टे x फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। जैसे आपको क्लियर, जैसे बाइनोमियल का होता है वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दोस्तों इस तरह से डिफाइंड होता है। ठीक है, सो अगर मैं दोस्तों कह रहा हूँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, तो इसका क्या अर्थ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा की पावर 0 बट्टे 0 फैक्टोरियल, यानी कि e की पावर माइनस लेमडा। ओके, वहीं मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, तो इसका मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा, यानी कि लेमडा की पावर 1 बट्टे 1 फैक्टोरियल। नाउ इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा। अब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा बराबर e की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा। यहाँ से कट गया तो लेमडा बराबर दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अगर लेमडा बराबर 1 है तो इट विल बिकम e की पावर माइनस 1 एंड इट इज ऑल्सो बिकम e की पावर माइनस 1। और ये दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, ये a के बराबर है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन e, हेंस द वैल्यू ऑफ a विल बी 1 अपॉन e, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं बहुत अच्छी बात है, इनकी प्रैक्टिस करिए, जो जो हमें यहाँ पर आप सिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप हमारे संग रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो तुरंत एक रीसेंट एजुकेशन क्लासेस है, इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बैच दोस्तों हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 8 या 9 फरवरी से दोस्तों हमारा स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच। इसमें दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन है रीसेंट एजुकेशन क्लासेस, वहाँ पर आपको उत्तराखंड प्रवक्ता का मुख्य परीक्षा का दोस्तों बैच मिल जाएगा, प्रवक्ता गणित का, और वहाँ पर आपको पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी यहाँ पर डेली होती हैं, तो बहुत बढ़िया शानदार बैच है, वहाँ पर आपको सभी थ्योरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड मीन आर 7 and 4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन। दोस्तों अभी हमने इंपीरिकल रिलेशन पढ़ा दोस्तों, मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ओके, हम क्या करेंगे, इसी का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हमें कह रखा है मोड एंड मीन, मोड की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 7 दे रखी है। ओके, मीडियन दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है, और मीन दोस्तों हमें कह रखा है इट इज 4। सो यहाँ से 4 दूनी 8, 8 और 7 हो जाएगा 15, यानी कि थ्राइस मीडियन बराबर है 15, तो मीडियन बराबर हो जाएगा 5। सो 5 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादातर इससे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल आपको मीन 3 दे रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f4। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर दोस्तों वैल्यू है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसका जो मीन होता है दोस्तों कैसे निकाला जाता है, इसका जो मीन होता है समेशन fi xi बट्टे समेशन fi, इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे, यानी कि आपने दोस्तों क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी कि 1 into 5 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 6 प्लस 4 into f4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस
6 प्लस F4, यानी कि पहले आपने दोनों का प्रोडक्ट किया फिर सम कर दिया, और इसकी जो वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, 6 और 4 10, 5 15, यानी कि 3 गुणा 15 प्लस F4 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। वहीं इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 4 F4, यानी कि 26 और 5 31 प्लस 4 F4, तो 15 3 45 प्लस 3 F4। ओके, इसको आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा 45 माइनस 31, दैट इज इक्वल टू F4, यानी कि 5 में से गया 4, यानी कि 14, ये हो जाएगा F4। ओके, सो 14 इज द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन विल बी राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ 3000 कैंडिडेट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 were found to be normally distributed with mean 45 and standard deviation 14. It is given that the under the normal curve for the value of a standard deviation 1.07 and 1.79 are 0.3577 and 0.4633 respectively, then the number of candidate whose marks is between 30 and 70। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए, एक कंपटीशन एग्जाम हुआ जिसमें 3000 कैंडिडेट्स थे, उनके मार्क्स 100 में से ऑब्टेन किए गए और ये पाया गया कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनका मीन है 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 14। अब ये दे रखा है कि जो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व है, जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वेरिएट की 1.07 से 1.79, वो इतनी है दोस्तों, ठीक है। तो देन आपको बताना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स है 30 से लेके 70। ओके, तो बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट्स हैं जिनके 30 से 70 के बीच में मार्क्स आए, तो पहले मैं काम करता हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 3000 लोगों में से 30 से 70 के मार्क्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि भैया अगर मान लेते हैं 500 लोग हैं, अब 500 लोग में से का भाई किसी ने कहा कि 30 से 70 आने वाले, जो मार्क्स लाने वाले लोगों की जो प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने कैंडिडेट्स हो जाएंगे, इसको सिंपली आप क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 125 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, 30 से लेके 70 के बीच में होंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि इट इज गिवन दैट द नॉर्मल कर्व फॉर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएशन। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों में स्टैंडर्ड वेरिएट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए जो z होता है स्टैंडर्ड वेरिएट होता है, इसकी वैल्यू होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पर म्यू क्या है दोस्तों आपकी मीन एंड सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेके 1। ओके, यानी कि 0 इसका मीन हो गया, 1 क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों इसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस म्यू बट्टे सिग्मा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 30 माइनस म्यू बट्टे सिग्मा। देखिए इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 70 माइनस म्यू बट्टे सिग्मा। ओके, सो अब दोस्तों यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, मीन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 45। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों कितना दे रखा है, 14 दिया हुआ है, ठीक है। सो देखिए ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30 माइनस 45 बट्टे 14 लेस देन, ये दोस्तों हो गया z, एंड दिस इज 70 माइनस में 14 मतलब कि 45 डिवाइडेड बाय 14। ओके, अब दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करिए। देखिए ये हो जाता है -15 बट्टे 14। अब आप दोस्तों अगर इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को दोस्तों अगर आप 14 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 जाता है, 14 एकम 14, यहाँ पर 1 लगेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर 0 पड़ेगा, तो फिर 0 लगाना पड़ेगा। देन अगर देखा जाए तो 14 सत्ते 84 है ना, और 14 अट्ठे 8 चौको 32, मतलब कि बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 14 सत्ते 84, 14 अट्ठे 8 चौको 32, 3 8 का 8 9 10 11, तो 14 सत्ते 7 चक्को 28, 14 सत्ते 98 मतलब, ठीक है। सो सत्ते, ठीक है, तो 1.07 आ जाता है, सॉरी मतलब यहाँ पर से हो गया माइनस में 1.07 समथिंग, ठीक है। और इसको अगर दोस्तों डिवाइड करते हैं तो ये कितना बचेगा, 70, ये हो गया 5, यानी कि 25 को आपने डिवाइड करना है 14 से,
तो फिर अगेन 14 1 जा 14, यहाँ पर से हो जाएगा 1 1, यहाँ पर लगेगा पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 7 जा में ही जाएगा, ठीक है। तो 7 में यहाँ पर 98 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे, इसको बता देते हैं थोड़ा, ठीक। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो फिर 0 लगेगा। तो 14 में अगर आप देखें तो 9 जा में जाता है, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 10 11 12, मतलब 1.78 समथिंग, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.079 दोस्तों हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों हमें यहाँ पर निकालना है, ओके। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा नॉर्मल कर्व को बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है दोस्तों इस तरह से बनता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि इस कर्व के अंडर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो वैल्यू है z की, वेरिएट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि z इधर को नेगेटिव है, इधर को दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर दोस्तों z है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इससे आगे को दोस्तों पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ओके। तो जैसे जैसे हम इधर को देखेंगे, तो जैसे z की वैल्यू है 1.079, तो इधर कहीं पर दोस्तों होगा, यहाँ पर वैल्यू होगी z की आपकी 1.079 यहाँ पर, और माइनस की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो एक्चुअली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को कैलकुलेट करना है। ये दोस्तों आपका एरिया है, ओके, इतना आपका एरिया दोस्तों गिवन है, ये आपने समझना है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि आपको क्या क्या गिवन है कि z बराबर 0, ये बीच का एरिया है, ध्यान रखना है। ये इतना एरिया दोस्तों होता है 0.5, इतना एरिया होता है 0.5। आपको z की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू रहेगी 1.07, तो इतने के बीच के जो एरिया है यही दोस्तों क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं कि इतना आपको गिवन है कि द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड वेरिएशन as 1.07 and 1.79 are 0.3577 and 0.4633 रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपको जो वैल्यू है वो दोस्तों आपको गिवन है। एक तो है कितनी, 0.3577, और दूसरी जो वैल्यू है वो है 0.4633। ये दोस्तों वैल्यूज़ आपको दी हुई है, यानी कि अगर आपको इसको निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा इसके बीच में लॉजिक है, क्योंकि आपको इन्होंने यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो, ये सिंपली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, तो बेसिकली आप इसको बाय द सिमेट्री ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए सिमेट्रिकल है, चाहे मैं 0 से लेके माइनस तक का निकालूं या 0 से लेके प्लस तक का निकालूं, कहने का मतलब है 0 से लेके 1.07 हो, या फिर जैसे मान लेते हैं अगर मैं z की वैल्यू 0 से लेके 1.07 तक की वैल्यू निकालूं, या फिर माइनस 1.07 से लेके 0 तक की, दोनों वैल्यू सेम होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे मैं इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना, माइनस में 1.07 से लेके 0, तो बात ही की है, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, समझ, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से मैंने इस वाले को क्या लिख दिया, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर से इसको मैंने लिख दिया z की वैल्यू 0 से लेके 1.07 प्लस ये हो गया 0 से लेके 1.079। तो कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप साफ साफ देख सकते हैं कि टोटल एरिया क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल को आपने ऐड करना है। तो ये दोस्तों आपको गिवन है 1.07 में और का भी एरिया और इन दोनों का एरिया दोस्तों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी ऐड हो जाएगी 3577 प्लस 0.4633। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना दोस्तों। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 0.3577 एंड 0.4633। तो 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, 6 और 5 11 और 1 12, 1 4 3 7 और 1 8, यानी कि 0.8210। यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल स्कोर मार्क्स बिटवीन 30 एंड 70, 30 एंड 70 है ना, ठीक है। ये आपकी कितनी आ गई है, 0.8210। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट
यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए जिनके मार्क्स कितने आए होंगे बिटवीन 30 टू 70। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों कितने हैं 3000 इंटू इनकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 30 से लेके 70 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 0.8210 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 8 3 24। ओके, तो 1 2 3 4 सो 2463, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 2463 is the right answer. These are the number of students who will score out of 3000 between 30 to 70, यानी कि 3000 में से आपके 2463 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 30 से लेके 70 के बीच में होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पहले आप क्या करिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी को निकालिए कि कितनी दोस्तों प्रोबेबिलिटी हो सकती है 30 से लेके 70 के बीच में, एंड देन उसके बाद उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा वे स्टूडेंट जिनके मार्क्स होंगे 30 से लेके 70 के बीच में। तो ये आपका क्या है दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी क्लासेस में करवा रखे हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से ये चीजें समझा रखी हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 1 and 2/3 रिस्पेक्टिवली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस इज। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें n इज द नंबर ऑफ ट्रायल है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे np यानी कि मीन हमें दिया हुआ है 1। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें वेरिएंस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है npq बराबर है 2/3। देखिए यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस, अभी हमने पढ़ा मीन होता है np और वेरिएंस होता है npq। तो यहाँ से np की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। यहाँ पर से np की वैल्यू 1 रख देंगे, और अगर q की वैल्यू 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। ओके, अब आपसे कह रहा है कि आपको निकालनी है एटलीस्ट वन सक्सेस। तो सबसे पहले आपको n भी चाहिए होगा। तो देखिए n इंटू पी बराबर 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि n इंटू 1/3 बराबर 1, तो n बराबर दोस्तों आपका 3 हो जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दोस्तों हमारे 3 है। अब दोस्तों हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन सक्सेस का क्या अर्थ है दोस्तों, हमें निकालना है, देखिए हमने 3 ट्रायल किए, तो 3 ट्रायल में 1 सक्सेस, 2 सक्सेस और 3 सक्सेस, यानी कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए होगा क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो नो सक्सेस हो, या तो 1 सक्सेस मिले। देखिए हमने 3 ट्रायल किए, उसमें या तो हमें 1 भी सक्सेस नहीं मिलेगी, या तो 1 सक्सेस मिलेगी, या तो 2 सक्सेस मिलेगी, या तो 3 सक्सेस मिलेगी। यही तो हमारी पॉसिबिलिटीज है ना, ऑल पॉसिबिलिटी। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1। देखिए जब हम 3 ट्रायल करेंगे तो हमें या तो 0 सक्सेस मिले, या तो 1 सक्सेस मिले, या तो 2 सक्सेस मिले, या तो 3 सक्सेस, यही तो हो सकता है। सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। हमें ये निकालना है x बराबर 1, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3। ओके, अब इतना निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, यानी कि 1 माइनस नो सक्सेस। तो 1 माइनस नो सक्सेस। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है क्या होता है दोस्तों, वो होता है NCR। ठीक है, NCR p की पावर n माइनस r q की पावर r, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r, ये दोस्तों फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा NCR p की पावर n माइनस r q की पावर r। सबसे पहले देखा जाए तो 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n तो है 3, r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर है 0। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r का। ठीक है, ये 3c0, p दोस्तों कितना है, p हमने निकाला दैट इज 1/3 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 0 और 2/3 की पावर दोस्तों 0। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, n माइनस 0 यानी कि 3 माइनस 3। थोड़ा सा दोस्तों इस फॉर्मूला को करेक्ट कर लीजिएगा, p की पावर r q की पावर n माइनस r था, यहाँ से उल्टा कर दिया हमने, मतलब कि हमें ये निकालना p की पावर r q की पावर n माइनस r होगा दोस्तों, इसको ठीक कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर p की पावर 3 0 हो जाएगा और यहाँ पर से हो जाएगा 2 की पावर 3। ये ठीक है। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, अगर आपको एटलीस्ट वन सक्सेस का फॉर्मूला हो तो सीधे सीधे 1 माइनस क्यू की पावर n होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3c0 यानी कि 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2/3 की पावर 3 हो गया। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो 8/27 और 27 में से 8 गया तो 19/27, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो इसको आप डायरेक्टली दोस्तों कैसे कर सकते हैं, सिंपली ये होता है 1 माइनस क्यू की पावर एन। ओके, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इससे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो बाइनोमियल है उससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं हमेशा से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या है, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर आर का फॉर्मूला है। ठीक है, वो मैंने दोस्तों थोड़ा सा गलती से उल्टा लिख दिया, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करेंगे। आई होप कि दोस्तों जो आज की क्लास है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आज का जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।